नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 12 भूगोल विषय को पढ़ रहे थे और उसमें हमारे जो हैं 3 चैप्टर जो है वो चल रहे थे। तीसरा और तीसरे अध्याय के अंदर हमने जनसंख्या वृद्धि, उससे जो होने वाली हानियां हैं वो और उनके समाधान, इनके बारे के अंदर अंतिम जो वीडियो था उसमें अध्ययन कर लिया था। इसके बाद आज हमें जनसंख्या संक्रमण जो है इसके सिद्धांत को पढ़ना है कि जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत क्या होता है। देखिए, जनांगीकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन व जनसंख्या के भावी अनुमान के लिए किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है? जनसंख्या के वर्णन और जनसंख्या के भावी अनुमान के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? जनांगीकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग। ठीक है। इस सिद्धांत से किसी समाज के विभिन्न दौरों से गुजरने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है कि ये जो समाज है, वर्तमान समाज, किन किन दौरों से या किस किस कालखंड से किस किस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उससे गुजर के आज सामने या आज की स्थिति में जैसा है वैसा बना है। किसी भी राष्ट्र में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को विभिन्न जो दशाएं होती है, प्रत्येक राष्ट्र की इन दशाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जितने भी राष्ट्र हैं उन सब राष्ट्रों को क्या है, इन दशाओं से होकर गुजरना पड़ता है। किनसे? जो विभिन्न दौर आए हैं इन दौरों से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अंदर हो सकता है जनसंख्या की वृद्धि की जो गति है बहुत तेज हो, बहुत कम हो, जन्म दर ज्यादा हो या मृत्यु दर ज्यादा हो, जन्म दर कम हो, मृत्यु दर कम हो, या फिर उनके व्यवसाय की जो संरचनाएं हैं, या फिर किसी के अंदर शिशु जो जनसंख्या है वो ज्यादा हो, किसी के अंदर बाल जो है वयस्क जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या ज्यादा हो और किसी के अंदर वृद्ध जनसंख्या ज्यादा हो। ठीक है। तो इन सब परिस्थितियों से होकर प्रत्येक देश को गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, प्राय एक राष्ट्रीय समाज अपने प्रारंभिक दौर में ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित, पिछड़ी अवस्था से होता हुआ शिक्षित, नगरीय, औद्योगिक व विकसित स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। किसी भी देश का जो हुआ है या वर्तमान स्थिति के अंदर आया है वो इससे पहले किन्हीं परिस्थितियों से होकर गुजरा होगा या उसकी जो है उसका जो इतिहास रहा है वो कैसा रहा है, या उसने जब अपने निर्माण को शुरू किया या अपने अस्तित्व को जब उसने प्राप्त करना प्रारंभ किया तो उस समय वो कैसा रहा होगा। देखिए, अगर वो ग्रामीण है आज नगरीय है तो पहले कभी ग्रामीण रहा होगा। आज औद्योगिक विकास उसने किया है तो वो पहले खेतीहर रहा होगा। आज अगर वो शिक्षित हो गया तो पहले अशिक्षित था। अगर वो पिछड़ी अवस्था में था तो आज विकसित अवस्था में है। ठीक है। मतलब उसने क्या किया है? विकास किया है। क्या किया है? विकास किया है या कुछ चीजें अर्जित की है, वृद्धि की है उसने। तो वो पहले अगर आज शिक्षित हुआ है तो वो पहले अशिक्षित रहा होगा। ठीक है। तभी तो हम इसका पता कैसे लगाते हैं? हम जो है किसी देश की जो पूर्व की जो संरचना है, जैसे भारत की मान लीजिए आज 2021 की जनगणना होने जा रही है आगामी वर्ष में, तो इससे पहले 2011 रहा होगा, उससे पहले 2001 में हुई होगी, उससे पहले शुरू से जब हम देखें तो 1881 से, इससे पहले जो प्रयास हुआ 1872 के अंदर। ठीक है। तो इस समय जितना जनसंख्या का प्रतिशत था उससे तो बढ़ गए है आज, या सीधा ही जितना, जैसे सीधा ही 78% खड़ी हो गया, पहले से कम भी तो रहा होगा। ठीक है। लिंगानुपात जो है आज है तो पहले उससे ज्यादा रहा होगा, उससे कम रहा होगा, तभी तो हम अंतर का पता चलते हैं। यही जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत है कि अगर आज हम शिक्षित अवस्था में तो पहले अशिक्षित रहे होंगे या अशिक्षित से शिक्षित हुए, विकास किया हमने। ठीक है। ग्रामीण से नगरीय हुए, जहां पहले हम खेती करते वहां थोड़ा सा औद्योगिक विकास हुआ,
जहाँ पहले केवल जो है शिकार वगैरह का या फिर संग्रहण का कार्य करते थे, तो धीरे धीरे अब क्या करने लगे, निर्माण कार्य भी करने लगे। ठीक है, आगे देखिए। इस दौरान जनसंख्या उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन होने लगती है। जब व्यक्ति ऐसे शिक्षित हो जाता है, औद्योगिक विकास उसका हो जाता है, वह विकसित स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो जहां पहले उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी, उच्च जन्म दर अशिक्षा के अभाव के अंदर और उच्च मृत्यु दर विज्ञान का जो विकास है वो कम होने की वजह से, लेकिन वर्तमान के अंदर लोगों को पता चला कि यार जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत बड़ी समस्या है, आने वाले समय के अंदर जो है मुश्किलें खड़ी कर सकती है, या हमारा परिवार का अगर इतना बड़ा होगा तो लालन पालन नहीं होगा। तो क्या हुआ, थोड़ा सा उसने जो है इसका शिक्षा उसने प्राप्त की, जागृति उसके अंदर आई, तो क्या किया उसने, निम्न जन्म दर को हो गई और मृत्यु दर भी निम्न हो गई, क्योंकि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है। ठीक है, जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जिसे सामूहिक रूप से जनांगीय चक्र कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। इसके बाद देखिए जनांगीय संक्रमण जो है क्या है। पहले हम ग्रामीण थे, खेतीहर थे, अशिक्षित जनसंख्या थी। अब ग्रामीण है, खेतीहर है और अशिक्षित है। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से पिछड़ापन है, और पिछड़ापन होगा तो जन्म दर होगी वो भी उच्च होगी और मृत्यु दर होगी वो भी क्या होगी, उच्च दर होगी। लेकिन जनांगीय संक्रमण के बाद क्या हुआ, ग्रामीण की जगह नगरीय हो गए, खेतीहर की जगह औद्योगिक विकास हुआ, अशिक्षित की जगह साक्षर जनसंख्या हो गई। तो इससे क्या हुआ, विकसित स्वरूप प्राप्त हुआ। यहाँ पिछड़ापन था, पिछड़ेपन के स्थान पर यहाँ क्या प्राप्त हुआ, विकसित स्वरूप प्राप्त हुआ। अब विकसित स्वरूप प्राप्त हुआ तो जनांगीय संक्रमण से पहले क्या था, उच्च जन्म दर थी, अब क्या हुआ, जन्म दर निम्न हो गई, और इधर मृत्यु दर भी उच्च थी, और अब वो क्या हो गई, निम्न मृत्यु दर हो गई। ठीक है, ये किसके बाद हुआ, जनांगीय संक्रमण के बाद ये सब परिवर्तन आए। अब जनांगीय संक्रमण सिद्धांत जो है उसकी कुछ अवस्थाएं हैं, वो अवस्थाएं क्या है एक बार उसके विषय के अंदर अध्ययन कर लेते हैं। देखिए जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं, प्रथम जो अवस्था होती है, प्रारंभिक जो स्टेज है, ठीक है, संक्रमण की, इसके अंदर क्या हुआ, उच्च जन्म दर थी और मृत्यु दर भी क्या थी, उच्च मृत्यु दर थी। ठीक है, इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, इसमें क्या हुआ, उच्च दर, जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर की उच्च लेकिन गिरती हुई अवस्था। मृत्यु दर पहले ज्यादा थी, यहाँ पे प्रथम के अंदर उससे थोड़ी कम हुई। ठीक है, मृत्यु दर तो अभी भी है, जैसे मान लीजिए पहले 20% थी, लेकिन अब क्या हुई, 18-17 हो गई। इसके मुकाबले तो कम हुई, जन्म दर तो उतनी चल रही है, जितनी जन्म दर पहले थी जन्म दर उतनी चल रही है, लेकिन मृत्यु दर के अंदर क्या हुआ, कुछ प्रतिशत का क्या हुआ, ह्रास हुआ। ठीक है, तृतीय अवस्था इसमें क्या होती है, उच्च जन्म दर होती है, लेकिन मृत्यु दर क्या है, वो मध्यम हो जाती है। मृत्यु दर विज्ञान ने जो है विस्तार हुआ, वैज्ञानिक वगैरह या चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हमने उन्नति प्राप्त की, तो उससे क्या हुआ, मृत्यु दर जो है जैसे पहले 20 थी तो क्या हो गई, 10-12 के आसपास ही रह गई, मध्यम हो गई। ठीक है, चतुर्थ अवस्था में क्या होगा, जन्म दर जो है, यहां तक सब में देखिए जन्म दर उच्च है, ठीक है, लेकिन चतुर्थ अवस्था के अंदर आते क्या होगी, जन्म दर जो होगी वो मध्यम हो जाएगी और मृत्यु दर क्या है, वो निम्न हो जाएगी। ठीक है, और अंतिम जो अवस्था है पंचम अवस्था, इसके अंदर क्या होगा, जन्म दर भी निम्न होगी और मृत्यु दर भी क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। मतलब पूर्ण रूप से जनांगीय संक्रमण वाली अवस्था हो गई है। इस चित्र का जो है वो देख सकते हैं हम। ठीक है, प्रथम अवस्था के अंदर सबसे पहले क्या है, देखिए प्रथम अवस्था के अंदर ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षा, तो जन्म दर और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा। द्वितीय अवस्था के अंदर जन्म दर बहुत ज्यादा, मृत्यु दर थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, थोड़ी सी गिरती हुई आएगी, 2-4% का उसके अंदर क्या होगा, गिरावट आएगी। तृतीय अवस्था के अंदर जन्म दर तो तेज गति से बढ़ेगी, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चतुर्थ अवस्था में जन्म दर निम्न होगी, मृत्यु दर एकदम कम, और अंतिम अवस्था के अंदर जिसमें पूर्ण रूप से विकसित स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, तब क्या होगा, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर भी निम्न हो जाएगी। समझ में आया, नहीं सुनिए, इस अवस्था को हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आपकी पुस्तक के अंदर भी चित्र दिया हुआ है, एक बार आप वहां भी देखें, थोड़ा जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चित्र को आप देख सकते हैं। इसके बाद
प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था, इसको जनांगी के संक्रमण को एक प्रकार से वक्र के रूप में दिखाया गया है। इधर जन्म दर एवं मृत्यु दर जो है उसका प्रति हजार प्रति वर्ष के हिसाब से दिया हुआ है और इधर समय दिया हुआ है कि प्रथम अवस्था के अंदर क्या है। प्रथम अवस्था के अंदर वर्षा वनों के आदिवासी एवं सूडान कांगो जो है इसके उदाहरण है। फिर द्वितीय अवस्था के अंदर मृत्यु दर जो है वो थोड़ी सी कम होती जाएगी। देखिए ये मृत्यु दर की रेखा है, मृत्यु दर यहाँ पर उच्च है, जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर धीरे 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 कम हो रही है और जन्म दर भी जो है यहाँ तक तो समान चल रही है। यहाँ थोड़ा थोड़ा उसके अंदर तृतीय अवस्था के अंदर गिरावट आएगा, चतुर्थ अवस्था के अंदर जन्म दर में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, मृत्यु दर थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी और पंचम अवस्था के अंदर लगभग दोनों जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये अध्याय जो है वो पूरा हो गया है। कुछ पुराने वर्षों के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं जिनको इसके अंदर सम्मिलित किया है, एक बार हम उनका अध्ययन कर लेते हैं। अब तक हमने 2 अध्याय पढ़ लिए, दोनों अध्यायों के अंत के अंदर मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी स्लाइड्स आपको दिखाई। अब तक उनको आपने किसी ने भी शायद मेरे हिसाब से सोल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर डाला नहीं है। इस बार आप प्रयास करें, छोटे क्वेश्चन भी इसके अंदर सम्मिलित हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन भी हैं। बड़े क्वेश्चन आप डालें ना डालें, लेकिन लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं या बहुविकल्प वाले जो प्रश्न हैं उनको कम से कम आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर डालें, ताकि हमें पता चले कि हम समझा रहे हैं वो आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, समस्या समाधान वहीं से होगा, वरना हम वीडियो दे रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, कि आपका क्या स्कोर हो रहा है, आप देख भी रहे हैं नहीं देख रहे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किस भूगोल बेटा का है? राजस्थान बोर्ड, RBSE 2015 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन देना है, एक लाइन का आंसर है, लिखना है और कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। सभी क्वेश्चन को आप एक साथ सोल्व करके उनके आंसर दे सकते हैं या फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसका आगे आंसर आप टाइप भी कर सकते हैं, फोटो खींच के डाल सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। दूसरा, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? 2016 के अंदर राजस्थान बोर्ड में एक प्रश्न पूछा गया। तीसरा प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? सबसे पहले हमने जब अध्याय शुरू किया था तो पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था, वहीं से आपको इसका आंसर निकालना है। 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि से क्या आश्चर्य है? 2017 के अंदर प्रश्न पूछा गया, जो हमने अभी 2 दिन पहले जो वीडियो देखा था उसके अंदर देखा था। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम आपको लिखने हैं। एक देश का नाम लिखना है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, आप 2-3 लिख सकते हैं, इससे आपकी जीके भी बढ़ेगी और आपको ध्यान भी रहेगा। ठीक है, 2019 के अंदर प्रश्न पूछा गया। और अंतिम क्वेश्चन जो इसका इस स्लाइड का है वो है, एक जिले की जनसंख्या जो है 10 लाख है और क्षेत्रफल 5000 है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा इसके अंदर छूट गया, मैं आपको इसको नोट करके अलग से बता दूंगा। इसका क्या है, आपको जनसंख्या घनत्व निकालना है। एक जिले की जो जनसंख्या है वो तो कितनी है? 10 लाख और क्षेत्रफल कितना है? 5000 है। इस जिले की जनसंख्या घनत्व है वो आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप में उच्च जनघनत्व के कोई 4 कारण आपको लिखने हैं। 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, गत शताब्दियों में विश्व की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए उत्तरदायी के लिए 3 कारणों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं उनको आपको लिखना है। 2019 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। और विश्व की जनसंख्या समस्या के समाधान हेतु 6 उपाय सुझाइए। अभी लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर हमने 7 उपाय समझे देखे थे इसके। आज भी मैंने उसकी स्लाइड चलाई थी, आपको वहां से इसके आंसर देने हैं। धन्यवाद आपका, गॉड ब्लेस यू। सभी लोग ध्यान दें, जो प्रश्न मैंने बताए हैं उनको आप सॉल्यूशन करके दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है हम 4th लेसन का लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।